दोस्तों, अगर आप किसी रेंटेड हाउस में रहते हैं और रेंट पेमेंट करते हैं तो आप इस रेंट पेमेंट का बेनिफिट इनकम टैक्स में ले सकते हैं। दो कंडीशंस में आप इनकम टैक्स में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। पहली कंडीशन, अगर आप एचआरए में इसका एग्जम्पशंस क्लेम करते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर आप सेक्शन 80 जी के अंदर डिडक्शन क्लेम करते हैं। दोनों एक साथ नहीं कर सकते, कोई एक ही कर सकते हैं। तो हम इस टॉपिक को आज कवर करेंगे कि हम किस तरह से एचआरए क्लेम कर सकते हैं या डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि एचआरए क्लेम करते समय अगर हमने रेंट अपने वाइफ को या स्पाउस को दिया तो क्या हम इसका एग्जम्पशंस क्लेम कर सकते हैं, या अगर हमने अपने पेरेंट्स को रेंट पेमेंट दिखाया तो भी क्या हम इसका एग्जम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। अगर लैंडलॉर्ड हमें पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करता तो हम कैसे डील करें, या लैंडलॉर्ड अगर हमें रेंट रिसीव नहीं देता तो हम कैसे डील करें। इन सारे तकरीबन 18 पॉइंट्स हैं मैंने इस वीडियो के लिए चर्चा में लाए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, जिसमें हम पूरी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं सीए संदीप और आप मेरे चैनल पे हैं नो विथ सीए संदीप, जिसमें हम फिनेंस, अकाउंट्स, टैक्स और इकोनॉमिक्स की चर्चा करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत सारा नॉलेज इस पे मैं शेयर करता रहता हूं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट हम लेंगे वो है कि एचआरए का कैलकुलेशन क्या है। तो दोस्तों, सेक्शन 1013A रूल 2A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हमें कहता है कि आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। इन तीनों पॉइंट में से जो भी आपको लोअर आएगा कैलकुलेशन में, आप उसका एग्जम्पशंस एचआरए में ले सकते हैं। तो तीनों पॉइंट क्या हैं? पहला पॉइंट है द एक्चुअल अमाउंट अलॉटेड बाय एम्प्लॉयर एज द एचआरए। कहने का मतलब है एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड बाय द कंपनी। दूसरा पॉइंट है एक्चुअल रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, मतलब जितना आपने रेंट पे किया लेस 10% ऑफ सैलरी। यहां सैलरी का मतलब है जो सेक्शन 17 में डिफाइन है ऑफ इनकम टैक्स। यहां मतलब बेसिक, डीए, कमीशन और पर्क्स। पर जनरली आप समझ के रखिए, प्राइवेट कंपनीज में ये बेसिक ही होता है। तीसरा पॉइंट है 50% ऑफ सैलरी इफ एम्प्लॉय इज स्टेइंग इन अ मेट्रो सिटी। 50% बेसिक का या सैलरी का अगर एम्प्लॉय मेट्रो सिटीज में रहता है। यह 50% की जगह 40% हो जाता है अगर वह नॉन मेट्रो सिटी में रहता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट में से जो भी लोअर होगा वो हमें एग्जम्पशन में मिलेगा। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अजय शर्मा जी, जिनको एचआरए 13,000 रुपये मिलता है और ये रेंट पेड करते हैं 10,000 रुपये। तो हमारे इस केस में इनकी बेसिक है 30,000 रुपये। तो हम तीनों के पैमाने पर तीनों कंडीशंस में ये देखें कि लोअर क्या आता है। तो पहली कंडीशंस जो है वो है 30,000 अ मंथ, तो टोटल ईयर की हो गई 1,56,000। दूसरा जो कंडीशन है कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो यहाँ टोटल सैलरी हुई 30,000 इंटू 12, 3,60,000, जिसका 10% होता है 36,000 रुपये। और रेंट पेड क्योंकि 10,000 है पर मंथ, तो पूरे साल का हो गया, इंटू 12 करेंगे तो 1,20,000। तो 1,20,000 से हम 36,000 मतलब 10% ऑफ सैलरी घटा देंगे तो आता है 84,000। तो पहले कंडीशन के हिसाब से हमारा आया 1,56,000, दूसरे कंडीशन के हिसाब से 84,000, और तीसरा कंडीशन है अगर हम कंसीडर करें कि मिस्टर अजय मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 3,60,000 के 50% हो गया 1,80,000। तो तीन हमारे पास नंबर्स मिल गए हैं। एक है
1,56,000, दूसरा है 84,000, तीसरा है 1,80,000। इन सब से लोअर है 84,000। तो हमें एग्जाम्शंस, मिस्टर अजय को एग्जाम्शन सिर्फ 84,000 का मिल पाएगा। मतलब अगर उनको टोटल एचआरए मिला 1,56,000 तो 84,000 का एग्जाम्शन मिल पाएगा, और 1,56,000 माइनस 84 वो आपका टैक्सेबल सैलरी में कंसिडर की जाएगी। दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इफ मिस्टर अजय नोएडा या गुड़गांव में रहते हैं। दोस्तों कई बार हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि मैं काम तो करता हूँ गुड़गांव में, रहता हूँ नोएडा में, या दिल्ली में काम करता हूँ नोएडा में रहता हूँ, तो मुझे 50% मिलेगा या 40% मिलेगा, क्योंकि गुड़गांव को मेट्रो सिटी कंसिडर की जाएगी या नहीं, या नोएडा को मेट्रो सिटी कंसिडर किया जाएगा कि नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, आप 50% ऑफ सैलरी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये मेट्रो सिटी ही कहलाएगी। टोटल एनसीआर को ही हम मेट्रो सिटी कंसिडर करते हैं। तीसरी कंडीशन है व्हाट इफ स्टेइंग विथ पेरेंट्स एंड पेइंग रेंट टू पेरेंट्स। मतलब अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो आप पेमेंट या रेंट अगर आप पेरेंट्स को देते हैं तो आप उसकी बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं। दोस्तों आप पेरेंट्स के साथ अगर रहते हैं तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कंडीशन बस इतनी है कि आपको लीगली रेंट एग्रीमेंट क्रिएट करना होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अपने फादर को रेंट देते हैं तो आपको एक रेंट एग्रीमेंट अपने फादर के साथ एग्जीक्यूट करना होगा, और ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो हाउस जिसमें आप रह रहे हैं वो आपके फादर के नाम पे हो, या अगर मदर के नाम पे है तो मदर के साथ आपको वो रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना होगा। साथ ही आपको यह पैसा ट्रांसफर भी करना होगा, मतलब आपको पैसे का ट्रेल भी दिखाना जरूरी है। तीसरी बात, फादर या मदर जिनके साथ भी आपने रेंट एग्रीमेंट क्रिएट किया, उनको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इस अमाउंट को शो करना होगा एज अ रेंटल इनकम। तो इन तीनों बातों का आपको रखना होगा ध्यान, अगर आप पेरेंट्स को लैंडलॉर्ड बनाते हैं तो। चौथा क्वेश्चन है कि अगर आप अपने स्पाउस को रेंट पेमेंट करते हैं तो क्या वह रेंट आप एचआरए एग्जेम्पशन में ले सकते हैं। तो आंसर है दोस्तों नहीं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस अलाउड नहीं होती, तो आप उसका एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। पांचवा क्वेश्चन है कि आप एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए क्या क्या प्रूफ सबमिट करेंगे। दोस्तों वैसे आपको मालूम ही होगा कि आपको क्या क्या प्रूफ ऑफिसेस मांगते हैं इसका एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए। पहला है कि रेंट रिसिप्ट, दूसरा रेंट एग्रीमेंट, कहीं रेंट एग्रीमेंट भी मांग लेते हैं। तीसरा है पैन नंबर, लैंडलॉर्ड का पैन नंबर, पैन डिटेल। हाँ, इसमें मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर टोटल रेंट अगर आपने ₹1,00,000 तक ही पेमेंट किया है तो पैन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज पैन नंबर की भी रिक्वायरमेंट है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, इसमें पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जनरली क्या करते हैं, हम एक्चुअल रेंट रिसीप्ट या एक्चुअल, कुछ लोग तो एक्चुअल रेंट एग्रीमेंट भी एम्प्लॉयर के साथ शेयर कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ रहना है आपको सावधान। एक्चुअल पेपर, आपको ओरिजिनल पेपर जो है वो आपको शेयर नहीं करने हैं। आप उन्हें शो कर सकते हैं पर वो आपको अपने फाइल में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकम टैक्स देना और इनकम टैक्स असेसमेंट कराना ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को या आने वाले 4 साल बाद हो सकता है आप उस कंपनी में नहीं हैं और आपका असेसमेंट ओपन होता है, और असेसिंग ऑफिसर अगर आपसे रेंट रिसिप्ट मांगे या एग्रीमेंट मांगे तो आपके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी रेंट रिसिप्ट सारी सबमिट कर दी ऑफिस में। अब तो वो ऑफिस के किसी ऑडिट फाइल में पड़ी होगी। तो आपको इस बात का रखना है बहुत ध्यान, और ओरिजिनल पेपर सबमिट नहीं करने हैं। अगर एचआर या फाइनेंस वाला अगर आपसे मांगता भी है तो आपको सिर्फ शो करने हैं, प्रेजेंट करने हैं, और फोटोकॉपी शेयर करनी है या सर्टिफाइड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी शेयर करनी है। इसके बाद है दूसरा पॉइंट, छठा पॉइंट, कि वेदर पैन नंबर रिक्वायर्ड टू बी क्लेम इन द एचआरए।
तो जैसे दोस्तों मैंने फिर पहले ही बता दिया कि अगर 1 लाख रुपए तक रेंट पेमेंट है तो पैन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 1 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा अगर आप रेंट पेमेंट करते हैं और एचआरए क्लेम कर रहे हैं तो आपको पैन नंबर देने की ज़रूरत है। 7वां पॉइंट है दोस्तों, लैंडलॉर्ड अगर पैन नहीं दे रहा या उसके पास पैन नहीं है तो क्या करें। अगर लैंडलॉर्ड पैन नहीं है उसके पास तो आप पैन की जगह फॉर्म 60 एक डिक्लेरेशन होता है जिसमें लिखा रहता है कि मेरे पास पैन नहीं है, वह उससे साइन कराकर पैन की जगह आप शेयर कर सकते हैं ऑफिस में, और वो उतना ही वैलिड है जितना पैन वैलिड है। 8वां नंबर, अगर पैन है या वो शेयर ही नहीं करना चाहता, आपसे रेंट रिसिप्ट भी नहीं शेयर करना चाहता, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आप एचआरए क्लेम तो नहीं कर पाएंगे। और आप एक ट्रिक है इसमें जहां आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं। देखिए, एक बार के लिए तो ऑफिस आपका सारे एचआरए को कंसीडर कर लेगी टैक्सेबल सैलरी, पर जब आप रिटर्न फाइल करते समय जाएंगे तो उस समय आप टोटल एचआरए के अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते आपने एचआरए अमाउंट को ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड किया हुआ हो। पर इसमें आपको क्या रखना है, सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि लैंडलॉर्ड के साथ आपको सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। मतलब रिकॉर्ड करने का मतलब है मेरा कि आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है और हर महीने का आपके पास फाइनेंस बैंक स्टेटमेंट में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए कि आपने उसे रेंट दिया। क्योंकि अगर किसी दिन आप असेसिंग ऑफिसर आपकी फाइल खोल देता है तो आप कम से कम यह तो दिखाने में सक्षम हो कि आपके बैंक अकाउंट से ये अमाउंट डेबिट हुआ है किसी पर्टिकुलर नाम पर जो एक्चुअली रेंट है, तो उसकी ट्रेल को दिखा पाना बहुत जरूरी है। 9वीं पॉइंट जो है कि आपको क्या ध्यान रखना है जब आप रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बाजार में जो भी 100 रुपये या 150 रुपये में जो रेंट एग्रीमेंट मिलता है उसी को रखकर और उसी को ड्राफ्टेड वन को टेम्पलेट को पर साइन कराकर अपना काम चलाते हैं। पर इस समय आप ध्यान रखिए कि आपको एज ए केवाईसी आप उसी समय पहले दिन ही लैंडलॉर्ड से उसका पैन मांग लीजिए और उस ड्राफ्टेड एग्रीमेंट में पहले ही रिकॉर्ड कर लीजिए, जिसके चलते आपके पास ये कंप्लीट प्रूफ रहेगा कि उसका पैन नंबर है क्या। दूसरी बात, 10वां पॉइंट है कि लैंडलॉर्ड को क्या करना चाहिए, लैंडलॉर्ड को किन सावधानी का ध्यान रखना चाहिए। लैंडलॉर्ड को दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो पैन वो शेयर कर रहा है वो रिकॉर्डेड हो रेंट एग्रीमेंट में। दूसरा, कि वो प्रॉपर्टी जो रेंट पे वो चढ़ा रहा है वो उसके नाम पर ही हो। कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जो प्रॉपर्टी है वो दो लोगों के नाम पर है, सपोज कर लीजिए मिस्टर ए और उनकी वाइफ के नाम पर, वो पूरे का पूरा रेंट अपने वाइफ के नाम पर रिसीव कराते हैं और वाइफ के फाइल पर वो रेंट इनकम टैक्स को शो करते हैं एज ए इनकम। पर ऐसा नहीं करना है उन्हें, वो 50-50 कंसीडर होगा दोनों के फाइल पर। जिसकी प्रॉपर्टी जिस प्रोपोर्शन में होगी रेंट भी उसी प्रोपोर्शन में टैक्सेबल होगा। तो एग्रीमेंट भी दोनों के नाम पे ही बनाना है, यह नहीं कि प्रॉपर्टी दोनों के नाम पर है पर रेंट एग्रीमेंट किसी एक के नाम पे बन रहा है। तीसरी पॉइंट इसमें जो है कि लैंडलॉर्ड को इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं उसके पैन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा कि रेंट होता है 10,000 रुपये और टेनेंट कहीं शो कर रहा हो 50,000। क्योंकि ये आप बात समझ के रखिए कि आज के ज़माने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आंखों से कुछ भी छिपा नहीं है, जानकारी उसको सारी चीज़ों की है। बस आप समझिए कि कब फाइल आपकी खुली और आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि अगर आप मान लीजिए किसी एक सिटी में रहते हैं और 2 हाउस आपके पास है और दोनों हाउस आपके रेंट पे हैं, मतलब मान लीजिए एक पे 40 किलोमीटर की दूरी पे है सिटी, आप ऑफिस के बगल में एक घर रेंट पे लिया हुआ है आपने और 40 किलोमीटर के दूरी के बाद आपकी फैमिली रह रही है किन्हीं भी कारणों के कारण
उसको भी रेंट पे लिया है, तो क्या आप दोनों घर का रेंट एचआरए में क्लेम कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अगर मान लीजिए आप रहते हैं जहां आपका ऑफिस है, गुड़गांव में रहते हैं मान लीजिए, और आपकी फैमिली रहती है नोएडा में, और दोनों ही हाउस आपके रेंट पे हैं, तो क्या दोनों हाउस का रेंट आप कंसीडर करके इनका बेनिफिट आप ले सकते हैं? या तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है, आप किसी रिलेटिव वगैरह के पास यहाँ रहते हैं जुगाड़ में, ऑफिस के बगल में, और आपकी फैमिली कहीं दूसरी सिटी में रहती है जहाँ का रेंट आप पे करते हैं, तो क्या उस हाउस का आप रेंट एचआरए में कंसीडर कर सकते हैं? तो दोस्तों आप एक बात समझ लीजिए कि एचआरए आपके लिए रहने के लिए मिलता है, मतलब आपके उसी हाउस पे मिलेगा जो आप ऑक्युपाई करेंगे। आप एट ए टाइम फिजिकली 2 हाउस में ऑक्युपाई तो नहीं रह सकते, बिल्कुल ही। और मान लीजिए आप कहेंगे नहीं सर मैं 2 दिन तो वहाँ रहता हूँ और 4 दिन यहाँ रहता हूँ, तो वहाँ पे इन प्रिंसिपल फॉलो यही होगा जहाँ मेजोरिटी में आप रहते हैं और जो ऑफिस के करीब है उसी को कंसिडर किया जाएगा। तो आप एक ही हाउस का आप एचआरए क्लेम कर पाएंगे, रेंट कंसिडर कर पाएंगे एचआरए के एग्जम्पशंस के लिए, अब 2 हाउसेस का नहीं कर पाएंगे। इसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या हमें टीडीएस काट लेना चाहिए रेंट पे पेमेंट करते समय? अब इसके 2 पहलू हैं। अगर मान लीजिए कि आप इंडिविजुअल हैं और आप कोई टाइप का बिजनेस करते हैं जहां पे बिजनेस टैक्स ऑडिट के अंदर आता है, मतलब इतनी ज्यादा टर्नओवर है कि टैक्स ऑडिट लगता है उसमें वैसे बिजनेस में, और अगर आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं तब तो आपको 2,40,000 रुपए से ज्यादा सालाना अगर रेंट है तो आपको 10% का टीडीएस काट के ही पेमेंट करना होगा। दूसरी कंडीशन ये भी है कि अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, टैक्स मतलब ऑडिट होता हो या नहीं होता हो, और महीने की 50,000 रुपए से ज्यादा आप रेंट पेमेंट करते हैं, तो उस समय भी आपको टीडीएस काट कर लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना होगा। अच्छा, टीडीएस काटना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप टीडीएस नहीं काटते तो 1% का ब्याज और पेनल प्रोसिक्यूशन जो है वो तो लगेंगे ही, ये भी आपको लगेगा। टीडीएस भी काटना है, उसको जमा भी करना है, उसका रिटर्न भी जमा करना है, तो आपको इस बात का रखना है ध्यान। इसमें मैं दोस्तों एक बात बता दूं, कुछ लोग करते क्या हैं, हाई इनकम लेवल ग्रुप में 75,000 70,000 इन्होंने अपना रेंट दिखा रखा है फेक, और उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। फादर को बना दिया या किसी रिलेटिव को का पैन नंबर ले लिया, कंसिडर करा दिया। तो इस समय तो आप ये चीज़ जरूर ध्यान रख लीजिए, आप तो आपने गलत किया ही, जिसका आपने पैन नंबर भी लिया उसको भी टीडीएस के कॉम्प्लायंस में आपने फंसा दिया, तो फाइल खुलेगी तो दोनों ही लोग पिस जाएंगे। तो इस बात को आपको रखना है बहुत ख्याल। इसके बाद का पॉइंट है दोस्तों, अगर कोई एनआरआई है, कोई व्यक्ति मान लीजिए कनाडा रहता है, यूएसए रहता है, और उसकी प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है, नोएडा या गुड़गांव में है, कहीं भी है, और उसके प्रॉपर्टी में आप टेनेंट हैं, अगर आप रेंट पे रहते हैं, तो भी उसको पेमेंट करते समय आपको टीडीएस काटने की जरूरत है। 30% के परसेंटेज से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा और जमा भी करवाना पड़ेगा। इसके बाद का पॉइंट हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि अगर आप किसी भी कारणों से ऑफिस में रेंट रिसीव समय पर सबमिट नहीं कर पाए, और या टाइम निकल गया, आप उस टाइम तक सबमिट ही नहीं कर पाए, तो क्या आप एचआरए का बेनिफिट ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे। अगर एचआरए टैक्स आपके सैलरी स्ट्रक्चर में है तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आप उसे एचआरए क्लेम कर सकते हैं। दूसरा यह है कि आपके सैलरी स्ट्रक्चर में अगर एचआरए है ही नहीं, बेसिक देता है, स्पेशल अलाउंस देता है, बस खत्म, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप एचआरए तो क्लेम नहीं कर पाएंगे, पर 80GG के डिडक्शन को आप जरूर क्लेम कर सकते हैं। आप 80G जाके सर्च कर सकते हैं गूगल में, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन है, या जब मैं 80s की डिडक्शन जब अगले वीडियो में
जब कंप्लीट करूंगा तो उसमें मैं कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन भी आपके साथ साझा करूंगा। इसके बाद का पॉइंट है कि अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, सैलरी पर्सन नहीं है, बिजनेस पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो क्या आप एचआरए का क्लेम कंसीडर कर सकते हैं? दोस्तों एचआरए तो आपको मिलता नहीं है, तो आप एचआरए तो क्लेम नहीं कर सकते हैं, पर हाँ बिल्कुल आप 80GG में जरूर इसका डिडक्शन और इसकी बेनिफिट को आप ले सकते हैं। आपको किन बातों का रखना है ध्यान कि आपके असेसमेंट खुले तो आपके पास ये सब सारी डॉक्यूमेंट हों। सबसे बड़ी बात है कि आपको एक फाइल क्रिएट करनी है जिसमें आपको रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीव्ड, लैंडलॉर्ड के पैन डिटेल्स और जो आपने रेंट के ट्रेल हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं, सारी डिटेल्स फाइल में बना के रखनी है, क्योंकि जिस दिन भी आपकी असेसमेंट खुलेगी उस दिन आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कहने का मतलब है कि जाके सारी चीज़ें हमें एम्प्लॉयर को सबमिट नहीं कर देनी इन ओरिजिनल, हमें सर्टिफाइड ट्रू कॉपी शेयर करनी है उसके साथ, या फोटो कॉपी शेयर करनी है, प्रोड्यूस कर देना अगर देखना चाहे एचआर या फाइनेंस वाला, पर ओरिजिनल हमें अपने पास रखना है फाइल में, जो फर्दर इनकम टैक्स असेसमेंट के लिए। अब एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर आपने कुछ गलत शेयर कर रखा है और आपका अगर नोटिस आ गया तो इनिशियल नोटिस में ही आपको ये कबूल कर लेना है कि आपसे भूल हुई है और सही टैक्स और इंटरेस्ट के साथ जमा कर देना है एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि आप इस चीज को जितना छुपाएंगे या जितना डिले करेंगे वो उतना ही दिक्कत आपके लिए है, तो आपको इस बात का रखना है ख्याल। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप फेक इंफॉर्मेशन या फेक बिल, रेंट रिसीप्ट वगैरह सबमिट करिए या नहीं करिए, मेरा तो स्ट्रिक्ट नो है। दोस्तों दिक्कत क्या है, आप बोलेंगे सर कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप तो मेरा टैक्स बचा नहीं रहे हो, टैक्स देने की बात कर रहे हो। दोस्तों आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समय। अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपये किसी तरीके से बचा भी लेते हो, मान लीजिए असेसमेंट नहीं आया, बहुत अच्छा है, लकी बात है, आपके असेसमेंट नहीं खुले, पर कल को अगर आपका असेसमेंट खुल जाता है तो आपको इतनी हैरेसमेंट होगी कि ये आपका 10,000 रुपये बचाया हुआ काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। और अगर असेसिंग ऑफिसर को 1 साल का असेसमेंट खुलने पर रीजन टू बिलीव बनता है कि आपने पिछले सालों में भी कुछ ऐसा किया है, वो सारे असेसमेंट आपकी खोल देगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, दिक्कत भी ज़्यादा होगी। इसीलिए ऑनेस्ट टैक्स पेयर बनिए और खुश रहिए। दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ साझा की। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा और मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके अपने कोई तकलीफ़ है या कोई बात समझ में नहीं आई तो ज़रूर मेरे से शेयर करें, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच।